हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। क्लास थर्ड की एनसीईआरटी की बुक हम कर रहे थे और आज हमारी क्लास नंबर 5 है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो आज हम इसमें जो चैप्टर करने वाले हैं, है ना, आओ बनाए बर्तन, चैप्टर नंबर 15, खेल खेल में चैप्टर नंबर 16, चिट्ठी आई है, ये है आपका चैप्टर नंबर 17, और ऐसे भी होते हैं घर, चैप्टर नंबर 18। तो आज ये चैप्टर हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आओ बनाए बर्तन। तो ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 15 आपका, इसमें ये है कौवा और ये है एक चिड़िया। इसका नाम तो है बनाते और इसका नाम है फुदगुदी। तो इसमें ना पूरे चैप्टर में इनकी ही आपस में जो इनकी बातें हो रही हैं उसके बारे में दिया गया है। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो चिड़िया होती है इसका नाम है फुदगुदी और ये जो कौवा है इसका नाम है बनाते। तो इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो ये कौवा जो है ये बोलता है कि फुदगुदी, अगर तुमने पहले अंडा दिया तो तुम्हारा अंडा मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडा दिया तो मेरा अंडा तुम खाना। तो चिड़िया को भी बात कबूल हो जाती है, वो कहती है ठीक है। फिर क्या होता है, चिड़िया ने अंडा दिया तो ये भनाते कहता है कि अब मैं तुम्हारा अंडा खाऊंगा। तो चिड़िया कहती है कि जाओ पहले अपनी चोंच धुल कर आओ, है ना। तो ये कहता है ठीक है। ये नदी के पास जाता है, कहता है नदी नदी पानी दे दो, और ये क्या बोलते हुए जाता है ये सुनने में आपको अच्छा लगेगा। ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर खाऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। मतलब ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा और फिर मैं अंडे को खाऊंगा, है ना। तो नदी कहती है कि पानी कैसे भरोगे, जाओ कुल्हड़ लेके आओ। तो ये जो कौवा है जो बनाते हैं इसका नाम, ये जाता है कुम्हार के पास, है ना, कि कुम्हार से क्या कहता है, मुझे कुल्हड़ दे दो। और ये फिर कैसे बोलता है, कुल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो कुम्हार इसको कहता है कि कुल्हड़ कैसे बने, जाओ पहले मिट्टी खदान से लाओ, है ना। तो अब ये क्या करता है, अब ये मिट्टी लेने जाता है। तो फिर ये क्या बोलते हुए जाता है, ये कहता है कि मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दो। तो फिर ये कैसे बोलता है, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो मिट्टी खदान जो होता है कि मिट्टी कैसे खोदें, जाओ लोहार के पास से खुरपी लेकर के आओ। तो अब ये लोहार के पास खुरपी लेने के लिए जाता है। तो फिर ये कैसे ही बोलता है, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो लोहार क्या होता है, इसको खुरपी दे देता है ना। तो अब ये क्या करता है, खुरपी लेकर के मिट्टी खदान के पास जाता है, मिट्टी खुदवाता है ना। फिर उस मिट्टी को कुम्हार के पास लेकर के जाता है, कुल्हड़ बनवाता है। फिर उस कुल्हड़ को लेकर के नदी के पास जाता है जिसमें ये पानी लेकर के जाता है, और ये किसके पास, फुदगुदी के पास जाता है। तब तक कि क्या होता है कि जो फुदगुदी का अंडा होता है उसमें से बच्चा बाहर निकल जाता है ना। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। तो मतलब इतना सा ही इसमें था, है ना। चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अब इसमें जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके बारे में जो दे रखा है वो पढ़ेंगे, है ना। तो इस कहानी पर नाटक करने से बच्चों को बहुत मजा आएगा, और शायद ये कहानी सुन के आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना। और क्रियाओं का क्रम समझने में जो है वो सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। अवश्य क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। तो ये वाकई में ये जो कहानी थी, अगर बच्चे इसको नाटक के रूप में करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और जो बच्चे होते हैं उनके जो विचार होते हैं, है ना, उनको बताने का हमेशा उन्हें अवसर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब इसमें क्या है, जानते हो, बहुत 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 साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। और ये बात सही है कि जब बहुत पहले लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे, पर लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने के लिए और सामान को रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद जो है लोगों ने बर्तन बनाना सीखा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन जो है हाथों से खोदकर या कुरेदकर, और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज लिया
कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये मिट्टी के कुछ बर्तन है, उनको पकाने की ये तैयारी कर रहा है। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, उसको आग में पकाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 खेल खेल में, है ना। तो इसमें क्या है, खेलों के बारे में बताया गया है। पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, है ना, अस्टाचंगा पे आदि, और उन्हें खेलने के लिए इस्तेमाल की गई चीजें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं, है ना। तो बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है ना। चलिए, खेल एक जो है स्वस्थ दिमाग को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। कुछ अन्य खेल, अब इस चैप्टर में कुछ अन्य खेलों के नाम भी आए हैं जैसे एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे, है ना, पिट्ठू, पतंग उड़ाना। तो ये इस चैप्टर में ये खेलों के भी नाम आए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में, है ना, और खिलाड़ियों के प्रति जो है उनका सम्मान को बढ़ावा देगा। आप बच्चों को स्थानीय जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में जो है जानकारी दें, तो क्या होगा कि बच्चों को खेल खेल के बारे में भी जानकारी मिलेगी, और क्या होगा जो वो खिलाड़ी हैं, है ना, उनके प्रति क्या होगा, बच्चे के मन में सम्मान बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पर सानिया मिर्जा का, आपकी बुक में ही सानिया मिर्जा का जिक्र किया गया था, इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे ली है। तो भारत के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी, है ना, सानिया मिर्जा एक भारतीय टेनिस स्टार है और दुनिया के शीर्ष युगल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। बेटा ये मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला, ये आपकी बुक में ही इनका नाम दिया गया था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इन्हीं को यहाँ पर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर कुछ पहेली दी गई हैं, है ना। तो क्या है वो पहेली, सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं। तो ये कौन सा खेल है बेटा, ये सांप सीढ़ी का खेल है, ठीक है। आगे क्या है, रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना, है ना, जीती भोली। तो ये क्या है बेटा, ये कंचे की बात करी गई है। आगे क्या दे रखा है, बांध गले में सूत, बिन पंख में उड़ती जाऊं। तो किसकी बात हो रही है, ये पतंग की बात हो रही है ना। आगे क्या है, बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। तो कौन से पत्ते हैं, ताश के पत्ते हैं, है ना, तो ताश हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्या है, लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के। तो ये किस खेल की बात की गई है, क्रिकेट की बात की गई है। आगे क्या है, राजा रानी वजीर सिपाही, सबकी आपस में हुई लड़ाई। ये तो कौन से गेम की बात चल रही है, यहाँ पर शतरंज की बात चल रही है ना। नीचे क्या दिया है, बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, और कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिल्मों या नाटकों में देखा होगा। तो उन सभी को चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। अब आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चों को तो पतंग उड़ानी भी आती होगी, बच्चों को पता होगा। नहीं उड़ानी आती होगी तो उन्होंने देखा होगा किसी को उड़ाते हुए। सांप सीढ़ी, है ना, लूडो भी बच्चों ने खेला होगा। तो क्या होता है कि आप बच्चों से सभी खेलो, कंचे भी खेले होते हैं छोटे बच्चे, है ना, कंचे खेलना तो बहुत आसान होता है, कंचे भी खेला होगा। तो क्या होता है कि आप बच्चों से सभी तरह के खेलों के बारे में चर्चा कीजिए, चाहे उन्होंने खेला है या उन्होंने किसी को खेलते हुए देखा है या कहीं से सुना है या टीवी में, है ना, कहीं भी देखा है। तो आप बच्चों से हर तरह के खेल के बारे में चर्चा कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 16 चिट्ठी आई है। ये देख रहे हैं बेटा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया था ये, है ना। और एक चीज आपने नोटिस की, अहमद, तो आपकी बुक में आपको अहमद भी मिलेगा, है ना, रीना भी मिलेगी। मतलब ये बुक्स में ना कभी भेदभाव नहीं होता, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको हर नाम मिलेगा, मतलब अहमद भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, रीना भी मिलेगी, है ना, श्याम भी मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब ये इमेज देखो बेटा आप यहाँ पे, इसमें चिट्ठी कैसे लिखी, फिर डाली, है ना, फिर उसको निकाला, फिर सारा प्रोसेस दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर एक ये महिला भी है जो ये काम कर रही है ना। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो महिला को दिखाया था ना मैंने आपको पीछे इमेज में, तो उन्हीं को लेकर के यहाँ पर एक बात दी गई है। तो चलो इसको पढ़ते हैं कि कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा, है ना, और यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियां देखकर बच्चे, है ना, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पेज नंबर 112 पर
दिए गए चित्र में महिला को डाकघर में काम करते हुए दिखाया गया है। मैंने आपको बताया था, स्पेशली मैंने सर्कल लगाया था कि जो महिला काम कर रही है इनको लेकर के। तो क्या है बेटा, लिंग भेद के ऊपर भी हमें बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब वहां पर बच्चा देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, महिलाएं भी ऑफिस में काम कर सकती हैं, महिलाएं भी डाकघर में, बैंक में, है ना, काम कर सकती हैं। तो क्या होगा, ये भेदभाव को खत्म कर सकता है इस तरीके से। तो क्या होगा कि जो लिंग भेदभाव है इसके ऊपर बच्चों के साथ खुलकर चर्चा करेंगे। इसीलिए क्या है कि बच्चों को पहले वो इमेज दिखाएं आप, 112 पेज नंबर पे जो इमेज है वो दिखाएं पहले बच्चे को आप, कि कैसे यहाँ पर ये महिला काम कर रही है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पुराने जमाने में चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी, बच्चों को बुजुर्गों से पता करने के लिए कहें। अब पुराने जमाने में चिट्ठियां कैसे पहुंचाई जाती थी, तो इसका पता बच्चे किससे लगा सकते हैं, अपने बुजुर्गों से लगा सकते हैं। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की जरूरत पड़ सकती है। पुराने जमाने के बारे में पता करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, बुजुर्ग हैं। अब जो चीजें बहुत पहले थी, पुराने जमाने में थी, तो वो हमें कौन बताएंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ही तो पता चलेगी हमको, है ना। तो यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। अब आप बच्चों को ये कहेंगे कि आपको ये जो चिट्ठी है पुराने जमाने में कैसे पहुंचती थी, इसके बारे में आप अपने बुजुर्गों से बातचीत करें, तो क्या होगा, बच्चे को आपने प्रेरित किया, अब वो जाकर के बात करेगा, है ना। ये देखिए पोस्ट कार्ड बेटा इमेज में, ये है ना। जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं और इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेदभाव, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ऐसे भी होते हैं घर, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग किया गया है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे कि असम में क्या होता है, वहां बारिश ज्यादा होती है, राजस्थान में क्या होता है, वहां बारिश कम होती है, इसीलिए वहां के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं वहां पे लोग, है ना। पहाड़ी इलाका जो होता है वहां पे बर्फ बहुत गिरती है ना, तो वहां पे कैसे घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम घरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से हम समझेंगे, है ना। अब ये देखिए, मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चला कि मोलन गांव कहाँ है, असम में है। इस बच्चे ने क्या कहा कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूं। तो आपको एक चीज पता चली कि मोलन गांव कहाँ है, असम में है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, क्या पता चला कि असम में बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर जो है वो जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। कितने ऊंचे बने होते हैं ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है तो इसीलिए घर जो है वो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं, है ना। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी घर आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। तो ये क्या पता चला आपको कि असम में क्या बारिश बहुत होती है और इसीलिए वहां जो घर है वो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और इन घरों को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये खंभों के ऊपर बनाया गया है। अच्छा एक चीज ये देख रहे हैं आप, चढ़ने के लिए क्या है, यहाँ पर सीढ़ियां हैं, है ना। चलिए इसके बारे में भी हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। असम में भारी बारिश होती है, इसीलिए जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर जो है घर बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। कमरे में प्रवेश जो है, पानी के प्रवेश को रोकने के लिए जो है घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई, ये देख रहे हैं आप इमेज में। भाई अगर ये नीचे बना देंगे, बारिश बहुत होती है तो घर के अंदर कमरों में सब पानी चला जाएगा, तो क्या करते हैं, बांस के खंभों पर बना देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। जो घरों की छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, तिरछी, ढालू होती हैं। आप इमेज में देखो ये कैसी छत है ना, ढालू है ना ये, ताकि पानी ना जमा हो छतों पे, क्योंकि जब वहां इतनी बारिश होती है ना। लोग घरों में चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। पिछली पिक्चर में मैंने आपको सीढ़ी दिखाई थी, है ना। तो क्या करते हैं, घरों में जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। और रात में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, सीढ़ी को हटा देते हैं। अगर रात में भी सीढ़ी लगी रहेगी तो कोई जानवर भी चढ़ जाएगा, है ना। तो रात को क्या करते हैं, सीढ़ी को हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम।
मैं मनाली से आई हूँ। तो अब हम कौन से घरों के बारे में जानेंगे? मनाली में कैसे घर होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मनाली क्या है? एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, ठीक है। तो मनाली क्या है? एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। असम में जो घर पढ़े थे हमने, वहां पे क्या था? बारिश बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो मनाली के घर है, मनाली क्या है? तो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी बहुत गिरती है, दोनों चीजें होती है मनाली में, है ना। जब ठंड ज्यादा हो जाती है ना, तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान जो है पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो जो असम के घर थे वो कैसे बने हुए थे? लकड़ी से बने हुए थे, है ना, बांस के खंभों पर उनको बनाया गया था। लेकिन जो मनाली है वहां पे जो घर है वो कैसे हैं? पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी गिरती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो वहां के मकान होते हैं वो भारी वर्षा और हिमपात वहां पे होता है, तो मकानों के ऊपर सब झेलना पड़ता है मकानों को, है ना। मकान पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं और जो इनकी छतें होती हैं ये भी कैसी होती हैं? तिरछी होती है ना। देख रहे हैं आप इमेज में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम जानेंगे दिल्ली में। तो दिल्ली में भी ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं और इन बहुमंजिला इमारतों पर लिफ्ट से चढ़ते हैं। अब ये इतनी ऊंची जो बिल्डिंग है, इसमें कैसे चढ़ेंगे? सीढ़ियों से तो नहीं चढ़ पाएंगे, तो कैसे जाएंगे ऊपर तक? जाने के लिए लिफ्ट का यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। दिल्ली भारत की राजधानी है ना। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोग जो है काम की तलाश में जाते हैं, है ना। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं और यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम है। बहुत से लोगों के पास मकान होते ही नहीं है, तो उन्हें क्या करते हैं? वो झुग्गी झोपड़ियों में उनको रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है ना। लोग जहां जगह मिले वहीं सो जाते हैं, जैसे कि सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, है ना। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है? राजस्थान के घरों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। हमने असम के घर के बारे में पढ़ लिया, मनाली के बारे में पढ़ लिया, वहां पे कैसे घर होते हैं। हमने दिल्ली के घर जो है उनके बारे में भी जान लिया। अब हम राजस्थान पे आते हैं ना, राजस्थान के घर, है ना। तो मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। असम में बारिश बहुत ज्यादा होती है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें जो होती हैं वो कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। जो ये छत है बेटा, ये कैसे बनी हुई है? कंटीली झाड़ियों से बनी हुई है। तो फिर हम राजस्थान के घर पे आए थे, तो कैसे क्या है यहाँ की विशेषता? कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ के लोग जो है वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। अब मिट्टी का घर जो है वो ठंडक देता है, इसीलिए मिट्टी के घर में रहते हैं। जो घरों की दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों की जो है वो मिट्टी से लीप पोत कर इनको सुंदर बनाया जाता है। और जो यहाँ की छतें होती हैं वो कैसे बनती है? कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम जानेंगे कश्मीर में कैसे घर है ना। कश्मीर में लोग शिकारा में रहते हैं, जिसे आमतौर पर हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? शिकारा, है ना। तो कश्मीर में लोग जो है वो शिकारा में रहते हैं और जिसे हाउस बोट के नाम से जाना जाता है ना। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो कश्मीर में श्रीनगर की डल झील और अन्य जल निकायों में पाई जाती है। तो जो कश्मीर के लोग हैं वो कैसे? वो शिकारा में रहते हैं और जिसे आमतौर पर हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। शिकारा जो है वो एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो कश्मीर में श्रीनगर की डल झील में और अन्य जल निकायों में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे हम जानेंगे कहवा। कहवा क्या है? ये भी एक चाय की तरह ही होता है। तो बादाम और इलायची डाला हुआ कहवा जो है वो कश्मीर में पिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, कहवा कहाँ पिया जाता है? कश्मीर में। और ये कैसे बनता है? बादाम और इलायची को डालकर ये बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। चार चिनार, है ना, ये भी जानेंगे हम। चार चिनार, तो चार चिनार जो है बेटा ये श्रीनगर की डल झील में स्थित एक द्वीप है। जो चार चिनार है ये श्रीनगर की
डल झील में स्थित एक द्वीप है और यह चारों तरफ से चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। तो चार चिनार क्या है? ये श्रीनगर की डल झील में स्थित एक द्वीप है और ये चारों तरफ से चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। इसे चार चिनारी, है ना, रोपालंक या फिर रूपालंक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। इग्लू, है ना, ये भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, है ना। तो इग्लू क्या? बर्फ का घर, है ना। अब ये कैसा होता है, ये कैसे बनता है? ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के अंटार्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास हैं। तो कौन सी जनजाति? एस्किमो, ये इंपॉर्टेंट है ना। एस्किमो लोग जो है हड्डी, खाल और बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक जो है वो गुम्मद नुमा जो है वो मकान बनाते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे। शीतकाल की जो है कड़ाकेदार ठंड जो है इन मकानों को की जो है मजबूती को बढ़ाती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं वो उनका आवास है इग्लू, और ये लोग जो है इग्लू को हड्डी, खाल और बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इसको बनाते हैं और शीतकाल की जो कड़ाकेदार ठंड होती है इन मकानों की मजबूती को वो बढ़ाती है। आगे बढ़ेंगे हम। इग्लू के अंदर की दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जो इग्लू है, जो उसके अंदर की दीवार है और जो फ्लोर है उस पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान जो है अंदर से गर्म बने रहते हैं, है ना। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है और इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। दीवार और खाल के मध्य जो है वो रिक्त स्थान छोड़ा जाता है और इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी जो है, जो गर्मी है उससे जो बर्फ की दीवारें हैं वो पिघलती नहीं है। जो इग्लू की आंतरिक गर्मी है उससे बर्फ की दीवारें पिघलती नहीं है। क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि जो दीवार है और जो खाल है उसके मध्य में रिक्त स्थान छोड़ा जाता है और उस रिक्त स्थान में क्या होता है? ठंडी हवा होती है। तो इससे क्या होता है कि जो इग्लू की आंतरिक गर्मी है उससे बर्फ की दीवारें पिघलती नहीं है। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी लगाई जाती है। इग्लू में एक छोटा सा द्वार होता है ना, और इस द्वार का प्रयोग जो है लेट कर अंदर बाहर आने जाने के लिए किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, छोटा सा द्वार, तो उसमें लेट के जाते हैं और अंदर तो ये फिर काफी बड़ा हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तंबू, है ना, ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया था, तंबू, है ना। तो ये क्या होता है? लोगों का अस्थायी निवास होता है और ये अलग अलग चीजों से बनता है। तो चलिए यहीं पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।